नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पाठ 2, जिसका नाम क्या है बच्चों? 2 लघु कथाएं। यहाँ पर 2 छोटी छोटी कथाएं दी गई हैं जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो लघु कथाएं दी गई हैं, इसकी लेखिका कौन है? तो नरेंद्र छाबड़ा जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका परिचय देखेंगे, उसके बाद हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो परिचय देख लेते हैं। तो नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही हैं। यानी इनकी जो लघु कथाएं रहती हैं, ये जो पत्र पत्रिकाएं होती है ना, उनमें छपती रहती है। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। तो मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। अभी हम गद्य संबंधी देखेंगे, तो सुनिएगा एकदम ध्यान से। ये जो आपका पहला कथा है ना, पहली लघु कथा, ये किससे संबंधित है? तो देखो, प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते हैं। सही बात है ना? जब हम बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो वहां पे जाकर के हम मोल भाव करते हैं क्या? मॉल में तो फिक्स प्राइस रहता है, जो लिखा है वो वहां पे लिखा हुआ है, उससे वो चेंज नहीं होने वाला है ना। तभी भी आप वो सामान लेकर के आते हो, वहां पे कुछ भी मोल भाव नहीं करते हो। लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों मतलब जो ऐसे किनारे पे नहीं बेचते हैं, फिर ये जो फेरी वाले होते हैं, जब हम उनसे सामान खरीदते हैं तो हम उनसे झिकझिक करते हैं, नहीं इतने रुपए में दे दो, नहीं उतने रुपए में दे दो। ये बात तो सच है ना। जब हम बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं तो कुछ नहीं, चुपचाप से पैसा दिया, सामान लिया, आ गए। लेकिन जब ये फेरी वालों को देखते हैं, रेहड़ी वालों को देखते हैं, तो उनसे हम झिकझिक कर लेते हैं कि नहीं, उसने बोला 5 रुपया, तो हम बोलेंगे नहीं 3 रुपए में ही दे दो। ठीक है, तो ऐसा हम करते रहते हैं। तो इसी से संबंधित ये पहली लघु कथा है। तो सबसे पहले हम पहली लघु कथा को देखते हैं, उसके बाद मैं आपको दूसरी लघु कथा बताऊंगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहली लघु कथा का नाम क्या है बच्चों? कंगाल। ठीक है, कंगाल मतलब क्या होता है? जिसके पास कुछ भी ना हो, एकदम भिखारी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। भीषण मतलब क्या होता है? भयानक। ठीक है, दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस वर्ष ना बड़ी ही भयानक गर्मी पड़ रही थी। ठीक है, और दिन कैसे लग रहे थे? तो अंगारे से तपे रहते थे। अंगारा मतलब क्या होता है? कोई गर्म चीज होती है ना, कोई अंगारा मतलब क्या? वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो वही ये जो दिन थे वो बहुत ज्यादा गर्म रहते थे, यानी अंगारे जैसे तपते रहते थे। और रातों में भी क्या होता था? लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। मतलब दिन में तो गर्मी रहती ही थी, लेकिन रातों को भी चैन नहीं आता था। फिर इन्होंने क्या सोचा? उमस मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे उमस मतलब ना, आपको ऐसा लगेगा बहुत उमस हो रही है, जैसे सांस लेने में आपको परेशानी होगी। ठीक है, पूरा वातावरण अगर गर्मी गर्मी रहेगा तो वहां पे सांस लेना कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं? उमस कहते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा, मतलब जो भी लेखक है उन्होंने क्या सोचा कि इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताएं। मतलब इतनी गर्मी है, दिन भी एकदम तपा सा रहता है, रातों में भी लू रहती है। तो लेखक ने क्या सोचा कि ये जो मौसम है, ये जो घुटन भरा मौसम है, ये जो लिजलिजा सा मौसम है, लिजलिजा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो दिन भर इन लोगों को गर्मी होती रहती थी, तो दिन भर पसीना, तो ऐसा लिजलिजा सा रहता था ना मौसम। तो इस मौसम से छुटकारा पाने के लिए वो क्या चाहते थे? वो सोच रहे थे कि कुछ दिन हम लोग पहाड़ों पर बिताएं, मतलब पहाड़ों पर जाएंगे, थोड़ा हमको वहां पे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। तो देखो बच्चों, अभी यहाँ पे लेखक जी क्या कहते हैं कि अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। मतलब इन्होंने देरी नहीं की। ठीक है, जल्दी से इन्होंने तैयारी कर ली और पर्वतीय स्थल की यात्रा के लिए ये लोग निकल पड़े। ठीक है, तो 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। मतलब यहाँ पे लोग इतना परेशान थे गर्मी के मारे, लेकिन जब वो लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए गए तो वहां पर 2-3 दिनों में ही इनके मन को सुकून महसूस होने लगा था। ठीक है, वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने
खड़े। दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे जो लेखक है ना वो वहां के बारे में बता रहे हैं जहाँ पे लोग घूमने गए थे, वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य था वो कैसा था। तो देखो, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े थे, मतलब जो पहाड़ थे वो एकदम हरे भरे थे, उस पे घास उगी हुई थी। फिर दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, और बड़े बड़े क्या थे, वृक्ष थे जो बता रहे थे कि हम इतने बड़े हैं। उसके बाद पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने, मतलब ये जो पहाड़ है इसके शांति में, इसके एकांत में ये जो झरने, देखो झरना कहाँ से बहता है, वो पहाड़ों के बीच से ही बहता है। तो एकदम पहाड़ों पे एकदम शांति, एकदम एकांत, और उसी में हल्का सा शोर करते हुए ये झरने क्या कर रहे थे, बह रहे थे। और ये जो सारी चीजें थी ये मन बदलाव के लिए पर्याप्त थी, यानी ये सारी चीजों से मन बदल सकता था। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। तो उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे, अभी किसी दिन की तो ये बात कर रहे हैं कि उस दिन हम क्या कर रहे थे, तो शाम के वक्त झील के किनारे पर टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, तभी एक भुट्टे वाला आता है और क्या कहता है कि साहब भुट्टा लेंगे। पूछा इन्होंने उस आदमी से कि साहब क्या आप पैसा लोगे, क्या आप भुट्टा लोगे, मतलब वो भुट्टे वाले ने पूछा इनसे, साहब क्या आप भुट्टा लेंगे, तो गरम गरम भून कर मसाला लगाकर दूंगा। इसने बोला कि क्या आप भुट्टा लेंगे, मैं आपको गरम गरम भून करके और मसाला लगा करके दूंगा। सहज ही पूछ लिया कितने का है, फिर इन्होंने सीधे से ही पूछ लिया, अच्छा बताओ कितने का। जैसे हमारे यहाँ भी हम लोग कहीं जाते हैं तो कोई बेचने वाला रहता है तो आकर के पूछता है ना कि ये लेंगे, तो हम भी कभी कभी दाम पूछ लेते हैं, हमको लेना है नहीं लेना है वो अलग बात है, लेकिन दाम हम पूछ लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे लेखक जी ने भी पूछ लिया, अच्छा बताओ कितने का है, तो इसने बोला, भुट्टे वाले ने बोला 5 रुपए का। तो अभी लेखक की प्रतिक्रिया देखो, ये क्या कहते हैं, क्या 5 रुपए का एक भुट्टा, मतलब ऐसा ये बिहेव कर रहे जैसे कि कुछ पहले देखा ही नहीं है कि भुट्टा 5 रुपए का मिलता है। क्या बोला इन्होंने, क्या 5 रुपए का एक भुट्टा, हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक भुट्टा मिलता है, तुम 3 ले लो। इन्होंने बोला ठीक है हमारे शहर में तो 2 रुपए में मिलता है, लेकिन ठीक है तुम 3 ले लो। तभी ये जो है भुट्टा वाला क्या कहता है, नहीं साहब 5 से कम तो नहीं मिलेगा। फिर इसने बोला कि 5 से कम में तो मैं आपको नहीं दे सकता, तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। फिर लेखक ने क्या बोला, ठीक है अगर तुम 3 रुपए में नहीं दोगे तो ठीक है मैं जाता हूँ। फिर ये लोग आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए। अभी जो लेखक थे वो क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से, कि एकाएक पैर ठिठक गए, यानी ठिठक गए मतलब क्या, रुक गए। इनके जो पैर थे वो अचानक से रुक गए और मन में विचार उठा। और फिर इनके मन में एक विचार आया, इन्होंने सोचा, क्या सोचा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं, कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। अब मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। देखो बच्चों, अभी लेखक ने क्या बोला कि एकाएक क्या हुए, जो मेरे पैर थे वो ठिठक गए यानी रुक गए। और फिर इनके मन में विचार आया, क्या विचार आया कि हम ये जो अपने आप को बड़ा क्या कहते हैं, हम लोग बड़े लोग हैं, है ना, पहाड़ों पे घूमने का शौक रखते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, वहां पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, घूमने में इतने पैसे खर्चा कर देते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी से, जो बेचारा फुटपाथ पे कुछ बेच रहा है, उससे हम 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं अरे कितने कंगाल है हम, मतलब हम कितने गरीब हैं। वैसे तो हम अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, लेकिन जब गरीब की बात आती है तो हम उससे झिकझिक करने लगते हैं, तो कितने कंगाल हैं हम। और फिर इनके जो पैर थे वो उल्टे आए, मतलब वो वापस आए वहां से रुकने के बाद। फिर 5 रुपए में कितना, 20 रुपए में 4 भुट्टा खरीदा, यानी 5-5 रुपए का। ठीक है, 5 रुपए में ही लिया इन्होंने, तो 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल दिए ये। और अब इनके मन को बहुत सुकून लग रहा था कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है। ठीक है ना, कभी कभी हम अच्छा काम करते हैं तो हमको अंदर से कितना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह हमने ये किया। लेकिन अगर कभी बुरा करते हैं तब तो हमारा मन अंदर से एकदम बहुत व्याकुल सा रहता है कि हमने क्यों किया, है ना। चलिए, ये तो कंगाल यहाँ पे खत्म हो गया, छोटी सी ये कहानी थी, है ना।
आपको शिक्षा देने वाली भी थी कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम लोग अभी ये जो लेखक ने क्या किया, उस गरीब की भी इन्होंने, जैसे हम लोग कुछ गरीब से पैसे क्या कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो हम एक तरफ से उसकी मदद कर रहे हैं ना, है ना। तो इसी तरीके से हमको करना चाहिए, उससे 1-2 रुपए के लिए ऐसे झिकझिक नहीं करनी चाहिए। चलिए अभी दूसरी लघु कथा देखेंगे। तो दूसरी लघु कथा में क्या बताया गया है, दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ये जो करप्शन है वो, ठीक है, पर करारा व्यंग्य किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। यानी अगर आप सत्य की राह पे चलते हो, ठीक है, अगर आप सत्य की राह पे चलते हो तो आपको एक न एक दिन सफलता अवश्य ही मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि रास्ते में चलते 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 आपको हार का सामना करना पड़े, लेकिन वो क्या होता है, बस थोड़े समय के लिए होता है, अंततः आपकी ही जीत होती है। तो चलिए देखते हैं, सही उत्तर इसका नाम है और बहुत ही अच्छा है, आपको इससे सीखने के लिए मिलेगा। चलो देखते हैं। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। सुनिएगा, यहाँ पे एक आदमी की बात की जा रही है जो कई स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, मतलब उसने अप्लाई किया था कई जगहों पे नौकरी के लिए, जॉब के लिए, ठीक है। साक्षात्कार दे चुका था, साक्षात्कार मतलब क्या होता है, इंटरव्यू, कई बार उसने इंटरव्यू भी दिया था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी, मतलब उसके पास डिग्री तो थी, उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसको सफलता नहीं मिल पा रही थी। क्यों नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हर तरफ भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला था। मतलब जहाँ पे आप रिश्वत दोगे वहीं पे आपका काम होगा, फ्री में कुछ भी काम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब बेचारा वो क्या करता, अब ये जो व्यवस्था थी, ये जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी था, उसको वो कोसने के अलावा और कर भी क्या सकता था, है ना, क्योंकि जब वो रिश्वत देगा तभी जाके उसको नौकरी मिलेगी, और ये इंसान वैसा करना नहीं चाहता था, ठीक है, समझ में आया। चलिए अभी आगे देखते हैं। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है, मतलब अभी ये जो व्यक्ति है इसको फिर से जाना है इंटरव्यू के लिए। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। मतलब वो जो बातें कहता था वो एकदम वो अपने मन से कहता था, देश प्रेम, नैतिकता और शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार को बड़े विश्वास से रखता है। यानी उसको विश्वास होता था कि अगर मैं सच्चाई की राह पर चलूंगा, ईमानदारी रखूंगा, शिष्टाचार का पालन करूंगा, तब मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। उसको उसके ऊपर क्या था, विश्वास था। लेकिन इसके बावजूद भी, ठीक है, इतनी सारी अच्छाइयां इसके अंदर होने के बावजूद भी इसको सफलता नहीं मिल पाई थी, असफलता इसके हाथ में लगती थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। देखो अभी ये जो व्यक्ति है ये जा चुका है इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यूअर्स जो है, मतलब जो वो लेने वाले हैं, प्रतिनिधि मंडल मतलब जो इंटरव्यू लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई जैसे बैठे रहते हैं ना, हम इंटरव्यू देने जाते हैं, तो अभी तक तो आप गए नहीं होंगे, लेकिन इन फ्यूचर जब आप जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारे नहीं, मतलब 2 से 3 लोग रहते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, कभी कभी एक भी रहते हैं। तो जो प्रतिनिधि मंडल था, मतलब जो इंटरव्यूअर्स थे, उसमें से किसी ने पूछा, क्या पूछा इनसे, कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है, मतलब भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या सोचते हैं। तभी इस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। क्या बोला इन्होंने कि भ्रष्टाचार क्या है, एक ऐसा कीड़ा है जो क्या कर रहा है, देश को घुन की तरह खा रहा है। जैसे घुन आपको पता है ना, जो किसमें लगता है, गेहूं जो होता है ना, उसमें गेहूं अगर आप ज्यादा दिन तक रखोगे ना तो उसमें घुन आ जाते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, और अगर वो घुन अगर अनाज में लग जाते हैं तो पूरा अनाज क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको अंदर से पूरा छेद देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये भ्रष्टाचार भी है, जो क्या करता है, जो क्या कर रहा है, हमारे देश को अंदर से खोखला करता जा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया। मतलब इसी के कारण जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है वो आज चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है।
सच कहा जाए तो देश के लिए कलंक है, और अगर सच्ची बात बोलूं तो ये जो भ्रष्टाचार है ये क्या है, हमारे देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। अभी जब इसने इतना बात बोला तो जो अधिकारी थे वहां पर, जो इंटरव्यू लेने वाले थे, उनके चेहरे पर क्या छा गई, हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता, यानी और जानने की इच्छा। मतलब ये जो व्यक्ति है ये और क्या क्या बोलना चाहता है, मतलब उनको वो सुनने में इंटरेस्ट आने लगा कि ये क्या बता रहे हैं। ठीक है, उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। मतलब वो जो तर्क दे रहा था, वो जो बात कर रहा था, उसमें उनको रुचि आने लगी, इंटरेस्ट आने लगा। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, फिर दूसरा अधिकारी प्रश्न करता है, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? अभी तक इन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में पूछा था, अब पूछ रहे हैं अच्छा रिश्वत को आप क्या मानते हैं? तो व्यक्ति ने क्या बोला, यह भ्रष्टाचार की बहन है। ये क्या है? भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। सुनिएगा क्या कह रही है व्यक्ति कि अगर मैं रिश्वत के बारे में बोलूं तो रिश्वत क्या है? भ्रष्टाचार की ही बहन है। जैसे अगर कोई समझिए किसी का बर्थडे होता है, किसी का शादी विवाह होता है, तो हम उसको उपहार देते हैं ना, खुशी के मारे देते हैं। तो ये जो उपहार हम दे रहे हैं ये हम खुशियां बांटने के लिए देते हैं ना, उसको खुश करने के लिए गिफ्ट वगैरह देते हैं, है ना। ये तो हम खुशियां बांटने के लिए करते हैं, लेकिन इसी गिफ्ट के जैसा क्या है, ये रिश्वत भी है ना। रिश्वत भी इसी के जैसा है। रिश्वत से क्या होता है, जो रुके हुए आपके कार्य होते हैं, दबी हुई जो फाइलें होती हैं, फाइल आपके नीचे रहेगी, लेकिन अगर आपने पैसा जमा दिया, रिश्वत दे दिया, तो फाइल नीचे से ऊपर आ जाती है। किसी का प्रमोशन रुका हुआ है तो पैसा दिया, रिश्वत दिया और प्रमोशन हो गया। किसी को नौकरी नहीं मिल रही, रिश्वत दिया, वो मिल गई नौकरी, है ना। तो ये सारे अच्छे अच्छे काम इस रिश्वत से हो जाते हैं, ऐसा इस व्यक्ति ने बोला। ठीक है, तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। मतलब इससे इतने सारे अच्छे अच्छे काम होते हैं, दबी हुई फाइलें ऊपर आ जाती हैं, नौकरी मिल जाती है, प्रमोशन हो जाता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, समाज के माथे पर एक कलंक है, यानी ये अच्छी बात नहीं है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता और इसका सपोर्ट कभी भी नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है, यानी ऐसा मेरा मानना है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया, जानता था कि यहाँ भी चैन नहीं होगा। और इतना कहने के बाद, मतलब उसके मन में जो भी गुस्सा था सब कुछ उसने वहां पे बोल दिया, और फिर वहां से इतना कहने के बाद वो उठ करके बाहर निकल करके चला आया, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर बार तो यही होता था ना, वो हमेशा नैतिकता की बातें करता था, हर बार फेल कर दिया जाता था, कभी उसका सिलेक्शन ही नहीं होता था। और इस बार भी वो जानता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उसने बेझिझक होकर सब कुछ बोल दिया और फिर बाहर निकलने लगा। तभी क्या होता है सुनिए, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। अभी सुनिएगा बच्चों, लेकिन जो वो तो निकल आया, पर जो भीतर बैठे हुए अधिकारी थे वो लोग अपने में बात करने लगे, विचार विमर्श करने लगे इसके बारे में। और इसके बाद जो वो व्यक्ति था उसने जो सही उत्तर दिया था उसकी दाद देते हुए, यानी उसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने उसका चयन कर लिया था कि इसने एकदम सही उत्तर दिया है, एकदम बेझिझक होके एकदम सही हमको सब कुछ बताया है। ठीक है, तब उन्होंने उसका सिलेक्शन कर लिया था, यानी उसको वो नौकरी दे दी गई थी। तो आज उसको समझ में आया, क्या समझ में आया, कि जो सत्य है वो कुछ समय के लिए निराश हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता है ना। जैसे ये व्यक्ति हमेशा सही बातें बोलता है लेकिन हर बार फेल होता था, लेकिन लास्ट में देखो इसको नौकरी मिली कि नहीं मिली, है ना, मिली ना। तो सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है लेकिन कभी भी परास्त नहीं हो सकता। मतलब परास्त मतलब क्या होता है, हार, उसकी हार कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो आपका पाठ था 2 लघु कथाएं ये कंप्लीट हुआ, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये पाठ समझ में आया होगा। ठीक है,
अभी यहाँ पे शब्द संसार देख लेते हैं। भीषण मतलब भयानक, लिजलिजा मतलब सीलन भरा, नीरवता मतलब एकांत, कंगाल यानी गरीब, निर्धन, साक्षात्कार मुलाकात, रिश्वत यानी घूस, सीना तान कर खड़े रहना, निर्भय होकर के खड़े रहना, बोलबाला होना यानी प्रभाव होना, दाद देना मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।